Yeah, I think there are a few new students who have joined in. Khushi is there, and hi Khushi. Good evening, sir. Yeah, good evening. And Jasmine is also who has joined new. And we have Rhythm, we have Aryan today, and Satish भी आज ही ज्वाइन किए हैं और ईरा भी आज ही ज्वाइन किए हैं ना. Everyone, please switch on your cameras. Yeah, at least to have an introduction. Okay. So great. Great to see you all guys there. अच्छा, जितने ये ISC वाले बच्चे हैं, ये क्लास के बाद थोड़ी देर के लिए रुकना, 2-3 मिनट के लिए रुकना, मुझे तुम लोगों से अलग से बात करनी है, ठीक है? रिदम, इरा, देव्यांश और आरव और मेरे ख्याल से और कौन है, और नहीं है, सब लोग आगे. ये अबुदय गायब है, अबुदय गायब है और गायब है, ये लोग आ जाएंगे. तो गुड इवनिंग सर. हाँ, अबुदय आ गया. अबुदय थोड़ी देर रुकना बेटा, अभी क्लास खत्म होने के पहले ना. यस सर. क्लास मिल जाएगी. थोड़ा तुम लोग के लिए अलग से प्लान करना है, तुम लोग बात किए थे ना, अब तुम लोग का स्ट्रेंथ हो गया उस प्लान के लायक, कि तुम लोग को अलग से एक अलग इसमें कर दिया जाए, एटलीस्ट मैथ्स के लिए, ठीक है? हाय दिशा. हेलो सर. या सो पीपल हु हैव जॉइंड टुडे, उनको पहले मैं जल्दी से बता दूं कि पिछली क्लास में हम लोगों ने जो फिजिकल वर्ल्ड वाला चैप्टर किया था, वो फर्स्ट चैप्टर है तुम्हारे एनसीईआरटी का, और उससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस ऐसे पूछे नहीं जाते, मतलब देयर आर ओनली फ्यू क्वेश्चंस व्हिच आर बीइंग आस्क्ड फ्रॉम दैट, सो इट्स मोस्टली अ थ्योरेटिकल चैप्टर, एंड सो वी डिड दैट चैप्टर लास्ट 3 क्लासेस, बट या दैट वाज एन इंट्रोडक्शन ऑफ व्हाट इज फिजिक्स, एंड आगे फिजिक्स में हम लोग को क्या क्या और ब्रांचेस के बारे में पढ़ना है, किन ब्रांचेस में क्या चीज होती है, तो वो भी जरूरी है जानना. बट ठीक है, वो सारे रिकॉर्डेड हैं मेरे पास लेक्चर्स, वो मैं शेयर कर लूंगा. कुछ बच्चों के साथ शेयर किया भी है, और जो बच्चे आज ज्वाइन किए उनके साथ भी मैं शेयर कर लूंगा, सो दैट यू कैन हैव अ लुक. तो एक्चुअल फिजिक्स इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम टुडे. यूनिट्स एंड मेजरमेंट हमारा सेकेंड चैप्टर है फिजिक्स का, जो कि हम लोग आज शुरू करेंगे करना. और इनफैक्ट उसमें भी देखो, फिजिक्स धीरे धीरे बिल्ड करेगा. यूनिट्स एंड मेजरमेंट भी थोड़ा सा थ्योरेटिकल अप्रोच ही है, बट उसके बाद जब काइनेमेटिक्स करेंगे या मोशन इन स्ट्रेट लाइन करेंगे, तो देयर विल बी मोर ऑफ एप्लीकेशन देयर, न्यूमेरिकल्स विल बी देयर, मोशन इन अ प्लेन will have more applications. So gradually, slowly and gradually we'll move towards application where more of numericals and concepts would be there. तो अभी तो जो फिजिक्स पढ़ोगे वो बहुत सारा चीज तुम्हें आता भी होगा, है ना, आई एम श्योर तुम्हें आता होगा. तो जो चीजें हैं वो रिवाइज हो जाएंगी, और कुछ नई चीजें सीखेंगे तो वो आप लोग नोट करते रहना, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक. So units and measurement is the chapter which we'll be doing today. और सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन हम लोग कर लेते हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट का. सो सी, जो थॉट्स आता है, we'll first of all explore some of the questions which comes to our mind, in this chapter, and then we'll slowly and gradually move forward. So what are those questions? Why does the rainbow have specific colors and specific patterns, right? तो ये पैटर्न्स क्यों स्पेसिफिक है? कुछ और क्वेश्चन हमारे दिमाग में जैसे डे टू डे लाइफ को देख के आता है, व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल, ये सब चीज हम लोग पहले क्लास में भी किए थे. व्हाट इज अ मीटरॉइड, राइट? व्हाई डज डे एंड नाइट अकर इन साइक्लिक ऑर्डर? Then we also think of all these questions lead towards curiosity, as we discussed in the previous classes as well. And curiosity is the basis of all science which we are going to study, or physics which we are going to study. So curiosity leads us towards the the science what we study. तो जब तक क्यूरियोसिटी नहीं होगा तो साइंस में हम लोग एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे और ऑब्जर्वेशन नहीं करेंगे. और साइंस बेसिकली क्या है कि
knowledge of the physical and material world gained through observation and experimentation. तो हम लोगों ने कुछ चीजें ऑब्जर्व की और उसके बाद उस ऑब्जर्वेशन को प्रूव करने के लिए व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट ऑब्जर्वेशन we did certain experiments and then we learned about different theories and then physicists gave certain theories कि भाई हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया एक चीज को देखा उसके बाद फिर हम लोगों ने उसके पीछे का रीजन ढूंढा और रीजन ढूंढ के हमने एक थ्योरी दिया तो वो थ्योरी बेसिकली बाद में हम लोग पढ़ रहे होते हैं एज अ थ्योरी ऑफ साइंस राइट सो दैट्स हाउ द साइंस इज evolved science has evolved throughout the years. So observation is basically observation and experimentation. ये जो है observation need to be always correct है ना. अगर हम लोगों ने observation गलत कर लिया मतलब जब हम लोग experimentation कर रहे हैं और let's say इस पेन का लेंथ मेजर कर रहे हैं और लेंथ को मेजर करना ही हम लोगों ने गलत मेजर कर लिया तो उससे आगे का जो पूरा थ्योरी है वही गलत हो जाएगा. तो observation क्या होना चाहिए should be always correct, right? And so when we observe a railway track, it does not appear to be parallel. So at times क्या है कि the thing which appears to us may not be true, ना it may be wrong. जैसे ये basically इस चीज को हम लोग parallax error कहते हैं. अभी हम लोग थोड़ी देर में करेंगे भी कि जो हम लोगों को ये जो parallel track है जैसे जैसे दूर जाता है it appears to be merging at a point, but actually क्या है ये parallel lines, right? So there may be certain observation which may not be correct. So but actually the tracks are parallel. Now another example. So you can't trust just on observations. So experimentation is essential. हमने कुछ observe किया हो सकता है वो observation सही हो या वो observation गलत हो. उस observation को सही prove करने के लिए we have to back it up with experiments. मतलब हम experiments करेंगे तभी हम जान सकते हैं कि वो observation true है या फिर false है, right? So you can't just trust on observation. Experimentation is necessary. So for this what we require is precise calculation. जब आप observe करते हो तो उस observation को back करने के लिए your calculation should be very precise. मतलब error कम होनी चाहिए, right? Why we are doing these things is this is the basis of the chapter basically. जो हम लोग पूरा चैप्टर कर रहे हैं ना यूनिट्स एंड मेजरमेंट इसमें एरर एनालिसिस भी हम लोग करते हैं डायमेंशनल एनालिसिस भी करते हैं तो ये सब उसका it is building upon on what we studied in the previous chapter and how we are going to use it in the next chapter. So for this all the observations which we do we require precise calculation for all those observations. जैसे Ohm's law है, right? So in Ohm's law we can say the ratio of voltage to current may be constant and it may not be constant, right? So अगर Ohm's law valid है तो constant होगा तब straight line बनता है voltage और current के बीच में जो graph हम लोग बनाते हैं तब हम लोग कहते हैं कि resistance constant है. और जब straight line नहीं बन रहा होता कोई curve बन रहा होता है तो वहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं कि जो voltage और current के बीच का ratio है that is not uniform. V by I is not constant, right? So in Ohm's law we can say the ratio of voltage to current may be constant or may not be constant, right? So we need to measure things for accurate results. So measurement हमारा accurate होना चाहिए, error कम से कम होना चाहिए और the purpose of experiment is to establish the laws and hence measurement of different physical quantities is extremely important. So when we establish certain laws, when we give certain laws, right? So उसके behind जो भी calculations हैं, जो measurements हैं, वो बिल्कुल precise होना चाहिए और वहाँ पे error minimum होना चाहिए. So measurement of different physical quantities. अगर हम लोग कोई मान लो फोर्स को लेके एक लॉ दे रहे हैं फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन तो भाई मास का जो मेजरमेंट है और जो एक्सेलरेशन का मेजरमेंट है ये सारे मेजरमेंट्स जब तक कि एग्जैक्ट मेजरमेंट्स नहीं होंगे और मिनिमम एरर वाले मेजरमेंट नहीं होंगे तब तक जो हम लोग फोर्स निकाल के जो बताएंगे वो हमारा ट्रू नहीं होगा मतलब दैट विल नॉट बी द करेक्ट वैल्यू. सो द मेजरमेंट ऑफ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज is extremely important to understand certain laws
we have to measure these physical quantities correctly. Or so this leads to very important topic which is measurement, right? तो हम लोग अब जो ये यूनिट्स एंड मेजरमेंट वाले चैप्टर में आज जो हम लोग डील करने वाले हैं मेजरमेंट को डील करने वाले हैं. और पर्पस ऑफ मेजरमेंट क्या है कि कोई भी लॉ को स्टैब्लिश करने के लिए, हम लोग लॉ को प्रूव करने के लिए करेक्ट, हम लोगों को कुछ मेजरमेंट्स करने होते हैं डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के. और इसी से ये चैप्टर का इम्पोर्टेंस आया, या इसी से इस चैप्टर को हम लोग पढ़ना शुरू कर. Now the chapter basically. So let's understand some terms before we start this topic. Measurement वाला जो topic है उसके पहले कुछ terms हम लोग समझते हैं. What are these quantities called in physics? जो भी अभी मैं जो quantities बताऊंगा ये weight है, length है, height है, temperature है, pressure है, time है. What are these quantities called? These quantities are known as physical quantities. तो physical quantities का definition इसी से आता है कि जो भी फिजिक्स में जो क्वांटिटीज जो आसपास आप एनवायरनमेंट में या यूनिवर्स में जो क्वांटिटीज देखते हैं, जिसको मेजर कर सकते हैं, जो भी चीज आप देख के, वो मेजरेबल क्वांटिटीज आर ऑल फिजिकल क्वांटिटीज, राइट? सो फिजिकल क्वांटिटीज का बेसिक डेफिनेशन अगर हम देखें, सो क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड अ फिजिकल क्वांटिटी. सो ऑल दोज क्वांटिटीज व्हिच यू कैन मेजर इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी. फटाफट लिखते जाओ साथ में, है ना? जो जो इम्पोर्टेंट चीज है उसको लिखते जाओ, तुम्हारे पास नोटेड रहेगा. वैसे तो मैं पीपीटी भी शेयर करता हूँ क्लास के बाद पीडीएफ के फॉर्मेट में, बट कभी कभी क्या है कि मैं स्नैपशॉट लेना भूल जाता हूँ. तो यू शुड ऑलवेज ट्राई एंड स्क्रिबल थिंग्स, तो उससे तुम्हारा इंटरेस्ट भी बना रहेगा और तुमको समझ में भी जाता है, ठीक है? और मेरे पास जो कुछ महान व्यक्तित्व हैं, जो पुराने बच्चे हैं, वो तो जानते हैं कि कैमरा ऑन करके रखना है. तो कृपया अभुदय, दिव्यांश, हाथ जोड़ के विनती है आपसे, अभिराज, कृपया अपना अपना कैमरा ऑन कर. और अब तो आरव भी पुराना बच्चा हो, कैमरा ऑन कर लो इससे पहले कि मैं कुछ अच्छी भी बातें तुम्हारे लिए बोलूं. बेहतर है कि कैमरा, अभुदय का भी तक हुआ नहीं, आरव का. प्लीज एवरीवन स्विच ऑन योर कैमरास. कैमरा ऑन रहता है तो मैं भी देखता तो रहूं किससे क्या बात कर रहा हूँ, कोई सुन भी रहा है या फिर मैं ऐसे ही हवा में बात कर. Right. So okay, so quantity that can be measured is called as physical quantity. और एग्जाम्पल फिजिकल क्वांटिटीज के क्या हो गए? लेंथ हो गया, है ना? हम लोग को पता है लेंथ हम लोग मेजर कर सकते हैं, मास मेजर कर सकते हैं, वेलोसिटी मेजर कर सकते हैं, टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं, एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी. These are all measurable quantities. So all these measurable quantities will be known as physical quantities, right? So quantities which are there in the universe which can be measured are known as physical quantities. Example of those physical quantities. Right. Now, non-physical quantities, those quantities which we cannot measure, है ना? Emotions हैं जो भी, वो कोई measure नहीं कर सकते, right? तो वो सब non-physical quantities. So ये सारे quantity that cannot be measured is known as non-physical quantities. Example love, hatred, like, etc. ये physics से इसका कोई लेना देना नहीं है, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है. मतलब बस फिजिकल क्वांटिटी है, नॉन फिजिकल क्वांटिटी क्या हुई इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं. अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन टाइम. क्वेश्चन टाइम में सबसे आसान क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी? कौन सा है फिजिकल क्वांटिटी? कुछ मेजरेबल नहीं है, राइट? तो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज, एक्सक्यूज मी सर. यस Sir, how is air not measurable? एयर का वॉल्यूम तुम मेजर कर सकते हो, एयर को तो कुछ मेजर नहीं कर सकते ना. Acceleration. अब इस क्वेश्चन में कैसे था, विच ऑफ दीज इज अ फिजिकल क्वांटिटी? सो एक्सेलरेशन इज अ फिजिकल क्वांटिटी. क्षितिज, एयर के मास को तुम मेजर कर सकते हो, एयर के वॉल्यूम को मेजर कर सकते हो, एयर में बहुत सारा डेंसिटी तुम मेजर कर सकते हो, बट एयर को एज सच तो कुछ मेजर नहीं किया जाता. एयर अगर हम बोल रहे कि एयर क्या है उसको मेजर करें, एयर कुछ है नहीं, फिजिकल क्वांटिटी तो नहीं है ना एयर, तो इसीलिए उसको हम लोग ऐसे करते हैं, ठीक है? Thank you, sir. Which of these is physical quantities? Obviously, like this, like hatred is not a physical quantity. Which can be measured is acceleration. So acceleration is a physical quantity. Now, third, curiosity leads us to Science. इन लोगों ने पढ़ा था, curiosity leads us to science, right?
नाउ लेट्स कम टू फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटी में आते हैं, एनी क्वांटिटी, ये बेसिक डेफिनेशन है, मतलब ये वो एग्जाम में लिखने वाला डेफिनेशन ना, वो तो हम लोगों ने सिंपल वाला पढ़ लिया कि एनी क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। इसको अब फिजिक्स के लैंग्वेज में थोड़ा कॉम्प्लिकेट करके बोले, एनी क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली और इन टर्म्स ऑफ विच एनी लॉज ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। फिजिक्स के टर्म्स में हम बात, सिंपल लैंग्वेज, डे टू डे लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो कोई भी क्वांटिटी जिसको मेजर कर सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी था। अब यहाँ पे फिजिक्स के लैंग्वेज में बात करें, दैट क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्ट मेजरमेंट मतलब मैंने एक इंची टेप लिया और इससे, मतलब एक मेजरिंग टेप लिया और उससे इस पेन का मेजरमेंट हम लोगों ने कर लिया, तो ये हो गया डायरेक्ट मेजरमेंट। इनडायरेक्ट मेजरमेंट का एग्जांपल अभी हम लोग करेंगे जब तुम लोग मतलब नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक न्यूमेरिकल करेंगे, बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, तो वहां पे हम लोग मून के रेडियस को मेजर करते हैं, राइट? डिस्टेंस ऑफ एनी स्टार फ्रॉम द अर्थ, that also we measure. These you know astronomical distances are not, cannot be measured directly. हमारे पास तो कोई ऐसा मेजरिंग टेप है नहीं ना कि डायरेक्टली हम जाके और मून के एक छोर से दूसरे छोर तक उसका डायमीटर मेजर करने जाए, नहीं पॉसिबल है, राइट? तो वहां पे हम लोग इनडायरेक्ट मेथड्स यूज करते हैं। क्या मेथड्स हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बट हाँ, दोज आर एग्जांपल्स ऑफ इनडायरेक्ट मेथड्स, राइट? डायरेक्ट मेथड का एग्जांपल हो गया जो हम अभी बात कर रहे हैं कि मेजरिंग टेप से डायरेक्टली एक एंड से दूसरे एंड पे रख के मेजर कर लिया, तो वो डायरेक्ट मेजरमेंट हो गया। इनडायरेक्ट मेजरमेंट का भी एक एग्जांपल फटाफट मैं बता देता हूँ, नहीं तो फिर आप लोग सोचते रहो कि इनडायरेक्ट मेजरमेंट क्या था, सर ने क्या बोला था। मान लो ये मून का हम लोग को रेडियस मेजर करना है, तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ अर्थ के पास से इसके दोनों एंड का एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप लेते हैं, उससे ये एंगल मेजर करते हैं, लेट्स से ये थीटा हो गया, और ये एंगल भी मेजर करते हैं, मतलब यू नो वन एंड ऑफ दिस एंड अदर एंड ऑफ दिस मून, मतलब मून के एक एंड से दूसरे एंड तक के ये जो एंगल है, ये पूरा एंगल मेजर कर ले, राइट? और वी यूज द फैक्ट, मतलब यहाँ पे हम वो यूज करते हैं कि अर्थ से मून का क्या डिस्टेंस है, वो भी कैसे मेजर करते हैं उसका एक अलग इनडायरेक्ट मेथड है। बट अगर हमें ये डिस्टेंस अर्थ से मून तक का पता है, तो उसके बाद हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके बेसिकली ये एंगल टोटल 2 थीटा हो गया, तो हम लोग को ये मेजर करना है, तो वी यूज ट्रिग्नोमेट्री एंड देन वी कैन मेजर द diameter of this moon, right? So this kind of measurement is what? Indirect measurement. We are not going directly and measuring it using a measuring tape, but we are doing certain calculations and then we are saying that this will be the diameter of moon, right? So जब हम indirect measurement कह रहे हैं तो ये एक example है, और इनफैक्ट इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे भी अगली क्लास में। Okay, so any quantity which can be measured directly or indirectly or in terms of which any laws of physics can be expressed are physical quantities. There are two types of physical quantities in SI system, है ना? जो physical quantities है, there are two types of physical quantities. One is called fundamental quantity and other is called derived quantity. तो ये जो ISC वाले बच्चे हैं, ये सब 10th क्लास में पढ़े हैं, है ना? फंडामेंटल और डिराइव्ड क्वांटिटीज मुझे 9th में ही पढ़े हैं, मेरे ख्याल से 9th में ही था ना फिजिक्स में तुम लोग के? yes हाँ, वो मेजरिंग वाला एक चैप्टर था 9th में, पहला चैप्टर था, तो उसमें तुम लोगों ने पढ़ा ही है कि डिराइव्ड यूनिट्स क्या होता है, फंडामेंटल यूनिट्स क्या होता है, उसी को हम लोग अभी बात कर रहे हैं। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज इन एसआई सिस्टम, वन इज फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड अदर आर डिराइव्ड क्वांटिटीज। सो फंडामेंटल क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होता है, एक एक करके हम लोग करेंगे। सो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिसको कि आप किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी से डिराइव नहीं कर सकते हो, जो इंडिपेंडेंट है, ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं। और डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या हुए? इन फंडामेंटल क्वांटिटीज को यूज करके जब दूसरे फिजिकल क्वांटिटी को आप डिफाइन करते हो, वो फिजिकल क्वांटिटी डिराइव्ड क्वांटिटी है। फॉर एग्जांपल, देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटी। तो मेजरली जो हम लोग मैकेनिक्स में यूज करते हैं वो लेंथ हो गया, मास हो गया और टाइम हो गया। ये 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज मैकेनिक्स को पूरी तरह से डिफाइन करते हैं। मैकेनिक्स जो हम लोग जो 5-6 चैप्टर करेंगे उसमें यही 3 क्वांटिटी का यूज होगा, मास का, लेंथ का और टाइम। अब अगर तुम देखो कि वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या है?
लेंथ अपॉन टाइम है भाई, डिस्टेंस अपॉन टाइम हम लोग करते हैं ना, वेलोसिटी होता है। तो डिस्टेंस को कैसे मेजर करते हो, किस फिजिकल क्वांटिटी से मेजर करोगे, लेंथ से मेजर करोगे, और टाइम को तो तुम टाइम से ही मेजर कर रहे हो राइट। तो लेंथ अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या हो गया, एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हो गई, जो कि लेंथ और टाइम को यूज करके हम लोग वेलोसिटी मेजर करते हैं। उसी तरह एक्सेलरेशन भी जो है वो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, दैट अगेन यूजेस लेंथ एंड टाइम। सो जैसे एक्सेलरेशन का यूनिट तुम करो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो लेंथ अपॉन टाइम स्क्वायर हो गया राइट। तो तुम अगर लेंथ और टाइम को यूज करते हो तो एक्सेलरेशन डिराइव करते हो, तो डिराइव्ड क्वांटिटी हो गया। So those physical quantities which cannot be derived from some other physical quantity, which is independent, is known as fundamental quantities. And those physical quantities which can be derived from fundamental quantities are called derived quantities. Example we have seen, mass, length, time, these are examples of fundamental quantities. And acceleration, velocity, this area, volume, these are example of derived physical quantities, right? So what is a fundamental quantity? The definition is a physical quantity which does not depend on any other physical quantity for its measurement is called fundamental physical quantity. So for its measurement, it does not depend on any other quantity. लेंथ है तो लेंथ ही है, डिस्टेंस लेंथ से ही मेजर कर सकते हैं, और कोई फिजिकल क्वांटिटी को यूज करके हम नहीं मेजर करते, लेंथ से ही मेजर करते। तो लेंथ क्या हो गया, एक फंडामेंटल क्वांटिटी राइट। सो दिस इज द डेफिनेशन कि any physical quantity which does not depend on any other physical quantity for its measurement is called a fundamental physical quantity. Clear है बच्चों? किसी को कोई डाउट अभी तक जो पढ़ा हमने? No, sir. अब फंडामेंटल क्वांटिटीज का हम लोग ने, जैसा मैंने बोला था 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटी, उसका एसआई यूनिट और उसका सिंबल, ये तीनों चीज आपको याद होना चाहिए सातों फंडामेंटल क्वांटिटी का। तो पहला फंडामेंटल क्वांटिटी जैसा मैंने बोला था लेंथ होता है, उसका एसआई यूनिट मीटर है, सिंबल एम है। देन दूसरा फंडामेंटल क्वांटिटी मास है, उसका एसआई यूनिट किलोग्राम्स है और सिंबल केजी है। फिर टाइम है जिसका एसआई यूनिट सेकंड है, सिंबल एस है। फिर हमारा थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, टेम्परेचर का एसआई यूनिट केल्विन होता है और उसका जो सिंबल है कैपिटल के होता है। देन वी हैव अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये तुम लोग केमिस्ट्री में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पढ़े हो, मोल होता है राइट। मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एसआई यूनिट और उसका सिंबल MOL हो गया। और इलेक्ट्रिक करंट, इसका एसआई यूनिट एम्पियर होता है और सिंबल कैपिटल ए है। एक जो तुम लोग नहीं सुने हो वो हमारा ल्यूमिनस इंटेंसिटी होता है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी मतलब ब्राइटनेस किसी भी चीज का अगर हम मेजर करते हैं, दैट इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी। एसआई यूनिट इसका, सो ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या है, इट इज द मेजर ऑफ इंटेंसिटी और ब्राइटनेस ऑफ लाइट राइट। सो ल्यूमिनस इंटेंसिटी का एसआई यूनिट कैंडेला है और इसका सिंबल CD। okay, you want to write these? I'll just remove this and then you can first write all these 6 and then 7th one I'll. Why? Because these will be useful in dimensional analysis also. The last part of this chapter is dimensional analysis, where you will have to write the dimensions of all these physical quantities, whatever physical quantities, whether it is derived physical quantity or fundamental physical quantity, वहां पे इनका यूज काफी होगा। तो तुमको ये सारे फंडामेंटल क्वांटिटीज बाय हार्ट होने चाहिए, याद होने चाहिए, ठीक है। अभी से ही, शुरू से ही तुम लोग को क्या करना है कि अपने कॉपी में ये सब नोट्स बनाते जाने हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो रखना है एग्जाम के पहले। तो ये सब वो चीज है जो एग्जाम के पहले एक बार देख के जाना होता है, तो भूल जाओ। ठीक है बच्चों, लिख लिया ना सबने, ये यहाँ तक लिख लिया सबने? Yes, sir. चलो ये अब हम लोग कैंडेला वाला ये CD भी लिख लो आप। उसके बाद आते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। दो ऐसे क्वांटिटीज है ना जिसको सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटीज है, मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज जो बाद में आए ना, उन्होंने चेंज नहीं किए, उन्होंने उसको एक्स्ट्रा फंडामेंटल क्वांटिटी बता दी। तो एक तो है हमारा प्लेन एंगल और दूसरा है हमारा सॉलिड एंगल। तो ये दो फंडामेंटल क्वांटिटीज और है।
So there are two supplementary quantities. One is plane angle, जिसका कि SI यूनिट रेडियन है और सिंबल रैड है, और दूसरा है सॉलिड एंगल जिसका कि SI यूनिट स्टीरेडियन है और सिंबल SR। क्लियर बच्चों? Yes, sir. आर्यन, आपको आ रहा है समझ सब कुछ ना? ऑल ओके? Yes, sir. खुशी, you are able to understand everything? Yes, sir. Great, great. And we have Ira. Ira, you are able to understand? Yes, sir. Rhythm? Yes, sir. Jaswin? Yes, sir. ओके बेटा, ठीक है। तो अब ये जो देखो, प्लेन एंगल तो सबको पता है ना, हम लोग बचपन से एंगल बनाना सीख रहे हैं। सॉलिड एंगल क्या होता है? कौन गेस कर सकता है सॉलिड एंगल क्या होता है? बताओ, क्या होता होगा सॉलिड एंगल? देखो क्या होता है, मैं अगर ऐसे नॉर्मल बताऊं, प्लेन एंगल तो हमें पता है कि एक आर्क जो कोई एंगल कहीं पे सबटेंड करेगा वो प्लेन एंगल हो गया, मतलब यू नो दिस इज अ नॉर्मल आर्क विद सबटेंड। अब यही अगर एक 3 डायमेंशनल पोर्शन, मान लो एक एरिया जो एक पॉइंट पे एंगल सबटेंड करेगा, इसके जो ऑल दीज 4 sides would subtend some angle here, right? Now this angle, this is a solid angle. Why? Because you know it has 3 dimensions to the angle. It's not a plane angle. It is a 3-dimensional angle. जैसे तुम एग्जांपल ले लो एक कोन का, वो जो कोन है, ये यहाँ पे जो एंगल सबटेंड कर रहा होता है, ये बेसिकली क्या है? सॉलिड एंगल, राइट? कोई अगर हम लोग एक कोन लेते हैं और उसमें देखते हैं, तो वो जो हमको पूरा 3 डायमेंशनल एंगल दिखता है, उसको हम लोग सॉलिड एंगल। आ रहा समझ में? तो ये जो पहले एक लाइन, एक कर्व बेसिकली जो एंगल सबटेंड कर रहा था, 2 डायमेंशनल एंगल है, इसको प्लेन एंगल कहेंगे। और जो एक एरिया सबटेंड करता है, दिस इज द एरिया व्हिच इज सबटेंडिंग सम एंगल एट एनी पॉइंट, एंड दैट इज नोन एज सॉलिड एंगल। आप लोग विजुलाइज कर पाए सॉलिड एंगल क्या होता है? एक पूरा एक मान लो ये पूरा एक स्क्वायर है, और ये स्क्वायर एक एंगल जहां पे सबटेंड कर रहा होगा, चारों पॉइंट आके एक पॉइंट पे आके सबटेंड कर रहा होगा, राइट? तो वो उसका सॉलिड एंगल। क्लियर है? So angle described by a surface at any point is called solid angle. तो एक एरिया जो सरफेस है, वो कोई पॉइंट पे जो एंगल सबटेंड करता है, उसको हम लोग सॉलिड एंगल कहते हैं। So you can see again, this is the whole surface which is subtending an angle at a point. That point is called, that angle is called solid angle. So you can see here, तुम्हारे NCERT में ये इमेज दिया हुआ है। तो ये जो लेंथ ऑफ आर्क है, राइट, ds हो गया, और ये रेडियस r है। तो जो प्लेन एंगल d थीटा होता है, थीटा इज इक्वल टू, वी नो दैट l बाय r। तुम लोग मैथमेटिक्स में ये पढ़ोगे, ट्रिग्नोमेट्री। जो एंगल प्लेन एंगल होता है d थीटा मतलब d थीटा का मतलब होता है स्मॉल एंगल। तो अभी इसका आदत डाल लो, क्योंकि फिजिक्स में पूरे हर जगह तुमको d थीटा, ds ये सब दिखेगा। तो अगर थीटा के आगे d लगा हुआ है, मतलब स्मॉल एंगल। d थीटा मीन्स small angle, means theta tending to 0, very small angle, right? So d theta is a small angle, and ds is the length, small length of the arc. This is equal to small length of arc. तो ये जो एंगल d थीटा है, प्लेन एंगल, जैसा कि मैंने बोला कि प्लेन एंगल थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियस। सो थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। तो ये जो लेंथ ऑफ आर्क है, यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क क्या दे रखा है? ds दे रखा है, और रेडियस r है। तो ds डिवाइडेड बाय r इज d थीटा। Is it clear?
Yes, sir. तो यहाँ पे आप ये लिख लेना, प्लेन एंगल is equal to length of arc by radius, which is equal to ds upon r. So ये देखो d theta is equal to ds upon r radians. दे रखा है ना? समझ में आ गया सबको प्लेन एंगल क्या होता है? और यही अगर सॉलिड एंगल की बात करें, सॉलिड एंगल को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? डी ओमेगा से। ये जो साइन सिंबल है इसको क्या कहते हैं? ओमेगा कहते हैं। तुम लोग ओम्स लॉ में इसको पढ़े होगा, रेजिस्टेंस को हम लोग सिंबल ओम को ऐसे रिप्रेजेंट करते थे। तो डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए अपॉन आर स्क्वायर। सो ये जो डी ओमेगा इज डी ए अपॉन आर स्क्वायर, और ये क्या है? स्टीरेडियंस में ये जो एंगल है, इसको इसका जो यूनिट है स्टीरेडियन है, जिसको एसआर से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे ना, स्टीरेडियन। सो सॉलिड एंगल डी ओमेगा इज डी ए अपॉन आर स्क्वायर। और इसका फॉर्मूला अगर लिखना है तो तुम ऐसे लिख सकते हो, सॉलिड एंगल इज इक्वल टू एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर। क्लियर बच्चों? लिख लो फटाफट। अच्छा, जिन बच्चों ने एडमिशन ले लिया है, उनका जिन्होंने इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में एडमिशन लिया है, आईआईटी वाले में अभी और नीट वाले में, उन सभी बच्चों को मैं बता दूं कि वो स्टडी मटेरियल हमारा अवेलेबल हो गया है। तो आज ही अभी आया है, तो we'll just check it once, and then tomorrow we'll send you a message. You can get it collected from the center, sector 92 center. Okay, so I'll send the address and all the details कि कहाँ से collect करना और कितने बजे से कितने बजे तक collect करना. So study material can be collected. Clear बच्चों? Yes, sir. अच्छा, ये समझ में आ गया सबको? Yes, sir. ठीक है. Yes, sir. Let's move to the next part now. So there are 7 fundamental quantities which we have already seen. Now derived quantity. So what are derived quantity? हम लोगों ने पहले भी किया कि those physical quantities which is derived from more than one fundamental quantity is derived physical quantity. So we took an example of speed, velocity, acceleration. These are all derived quantities. Area, volume, ये सारे examples हैं derived quantity, right? So the physical quantity which is derived from more than one fundamental quantity is called derived physical quantity. So this is the basic definition of derived physical quantity. Example of derived physical quantity is area, density, volume, force, acceleration, work, etc. So these are the examples of derived physical quantities. ठीक है बच्चों? Shall we move ahead? So जैसे अगर हम बात करें कि भाई एरिया क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, मीटर स्क्वायर यहाँ पे डिराइव्ड यूनिट है। उसी तरह डेंसिटी अगर हम लोग करें तो दिस इज मास बाय वॉल्यूम। सो मास बाय वॉल्यूम मीन्स m अपॉन l क्यूब, राइट। मास का फंडामेंटल यूनिट है और लेंथ का फंडामेंटल यूनिट है, तो हम लोग दो फंडामेंटल यूनिट्स को यूज करके ये डिराइव्ड यूनिट बना रहे हैं। उसी तरह फोर्स अगर हम लोग देखें, सो दिस इज मास इनटू एक्सेलरेशन। सो m इनटू एक्सेलरेशन को लेंथ अपॉन टाइम स्क्वायर हम लोग कर सकते हैं, राइट। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है एक्सेलरेशन, डिस्टेंस अपॉन टाइम का स्क्वायर, सो mlt स्क्वायर हो जाएगा। ये सारे फंडामेंटल क्वांटिटीज को यूज करके हम लोग एक डिराइव्ड क्वांटिटी बना रहे हैं फोर्स का। उसी तरह एक्सेलरेशन का अगर हम लोग देखें तो एक्सेलरेशन a है which is length upon t square time square, and अगर वर्क का देखें तो वर्क हमें पता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अगर हम लोग देखेंगे, फोर्स का मास इनटू लेंथ बाय टाइम स्क्वायर और डिस्प्लेसमेंट l हो गया, तो ये क्या हो गया ml स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर।
तो ये बेसिकली हमारा ये सारे फंडामेंटल क्वांटिटीज को यूज करके हम लोग डिराइव्ड यूनिट बना रहे हैं वर्क। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सो ये जब हम लोग जैसा कि मैंने बोला, जब हम लोग डायमेंशंस वाले वो लोग पोर्शन करेंगे तो वहां पे ये सारे किस तरह से हम लोग डिराइव्ड यूनिट को डिराइव करते हैं फंडामेंटल यूनिट्स, तो इसका यूज काफी आएगा। Now some derived quantities, example velocity मीटर पर सेकेंड है तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम हो गया, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ये वेलोसिटी बाय टाइम हो गया, वर्क जो है ये जूल है इसका यूनिट, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो ये सब डिराइव्ड क्वांटिटीज हो गए जो फिजिकल क्वांटिटीज से हम लोग डिराइव कर रहे हैं। Now a quantity that can be measured is called Physical Physical quantity. quantity. Physical. good. Now second question for you, the physical quantities which are expressed in terms of more than one physical quantity are called Derived. Derived Derived. physical quantity. good. So we studied the derived quantity kya tha, physical quantities which are expressed in terms of more than one fundamental quantities are called derived physical quantities. Now there are dash number of fundamental quantities. Seven. Seven fundamental, right? So we had studied here. Now acceleration is a derived physical quantity which depends on how many fundamental quantities? Two. Two. Right? So two physical quantities. Now charge is a fundamental quantity, derived, non-physical or supplementary? Derived. 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 Derived charge. कौन से फिजिकल क्वांटिटीज फंडामेंटल क्वांटिटीज से चार्ज को डिराइव करोगे? Ampere and time. एम्पियर इन टाइम, करेक्ट प्रियांशु। तो करंट इनटू टाइम चार्ज होता है, तो करंट का एम्पियर हो गया और टाइम का ये हो गया। सो ये डिराइव्ड क्वांटिटी है, एंड करंट इज इक्वल टू चार्ज इनटू टाइम, इससे चार्ज इज करंट इनटू टाइम करके, ठीक है। सो फंडामेंटल क्वांटिटी करंट है और टाइम, और डिराइव्ड क्वांटिटी चार्ज। अब यूनिट्स पे आते हैं। So there are two types of units. One is measurable. So measurable quantities, we know that it is physical quantity. So example of measurable physical quantity, physical quantities we have already seen: mass, length, time, area, force, pressure. These are example of these physical quantities. So physical quantities, how do you represent a physical quantity? जो measure करते हैं उसको measurement को कैसे represent करते हैं? Magnitude और unit के साथ। अगर कोई भी चीज को, अगर हम इस पेन के लेंथ को मेजर कर रहे हैं, लेट्स से हम लोग कह रहे हैं इसका मेजर 8 सेंटीमीटर है, तो हम लोग इसका मैग्नीट्यूड 8 लिखेंगे और यूनिट लिखेंगे सेंटीमीटर, तो वो हमें बताता है कि कितना बड़ा 8 जो मैग्नीट्यूड है वो उसका कितना लेंथ को डिपिक्ट कर रहा है। सो सेंटीमीटर ये यूनिट हो गया और मैग्नीट्यूड तुम्हारा ये नंबर जो है 8 हो गया, राइट? तो सेंटीमीटर टेल्स यू हाउ बिग और स्मॉल दैट thing is, that unit is, and unit tells you that, and magnitude is how many such units are being comprised in that. मतलब 1 सेंटीमीटर के अगर हम लोग 8 पार्ट्स इसको जोड़ दें तो ये इसका पूरा लेंथ हो जाए। सो मैग्नीट्यूड इज दैट कि हाउ मेनी सच यूनिट्स आर इनसाइड दिस, राइट? सो वो फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग जो मेजर करते हैं उसको हम मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट्स के टर्म्स में लिखते हैं। एग्जाम्पल 8 सेंटीमीटर का मैंने बताया तुम्हें, राइट? सो एग्जाम्पल इज डिस्टेंस। अगर हम 25 किलोमीटर बता रहे हैं, सो इसका मतलब क्या हो गया कि 25 टाइम्स द मैग्निफिकेशन ऑफ 1 किलोमीटर। तो मतलब 1 किलोमीटर के 25 वैसे यूनिट्स को जोड़ दें तो हमें जो लेंथ मिलेगा दैट इज 25 किलोमीटर। So if this is 1 kilometer, then you have to add 1 kilometer 25 times to get 25 kilometer. Right? So distance 25 जो था वो magnitude था, और magnitude is a measure of magnification of unit, और जो किलोमीटर है वो तुम्हारा यूनिट हो गया।
unit is standard reference which is used for measurement of a physical quantity, right? So magnitude ये बताता है measure of magnification of unit, और दूसरा तुम्हारा जो unit है वो ये बताएगा कि standard reference which is used for measurement of a physical quantity. तो कोई reference होना चाहिए जिससे compare करते हैं. Measurement क्या है? Comparison process है. मतलब अगर मुझे इसका length measure करना है तो हम लोग 1 सेंटीमीटर का स्केल लेके इसको देखते हैं कि कितने टाइम्स ये 1 सेंटीमीटर का स्केल इसके अंदर हम लोग डाल सकते हैं, राइट, इसके लेंथ को मेजर करने के लिए. तो वो जो फिक्स्ड क्वांटिटी हो गया वो यूनिट हो गया, और कितने टाइम्स इसके अंदर जा रहा है वो उसका मैग्नीट्यूड है. और हम लोग कंपेयर कर रहे हैं इसके लेंथ से, जो हमारा फिक्स्ड लेंथ है, जो यूनिट है, उसके लेंथ से हम कंपेयर करके इसके लेंथ को मेजर करते हैं. सो मेजरमेंट इज अ कंपैरिजन प्रोसेस, राइट? So whenever you compare with a fixed unit, that is measurement. So you can always write it. Measurement is a comparison process. Now, measurement of any quantity involves comparison with a certain basic, arbitrary, chosen, internationally accepted reference standard called unit. तो unit का ये definition हो गया. Unit होता क्या है कि जब भी हम कोई measurement करते हैं तो एक internationally accepted है ना, एक reference है जिससे हम लोग compare करके measurement करते हैं. और वो जो reference है जो internationally accepted है ना, with a certain basic, arbitrary, chosen, internationally accepted reference, that reference is called a unit. Clear बच्चों? Unit के बारे में पता है? समझ में आ गया? Yes, sir. So ये basically definition है जो कि unit के लिए use करते हैं. Process of measurement is basically a comparison process, जो मैंने तुम्हें अभी लिख के बताया था. तो measurement क्या है? It is a comparison process, right? Using the units which are there. The units for the fundamental quantities are called fundamental units, and the units which are derived are called derived units. So units for all other physical quantities can be expressed as combination of fundamental units are called derived units. जैसे हम लोगों ने fundamental units किए थे मीटर, है ना, टाइम के लिए सेकेंड, और इन दोनों को यूज कर लिए तो वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड हो गया. तो ये डिराइव्ड यूनिट हो गया, वेलोसिटी का यूनिट, और ये दोनों फंडामेंटल यूनिट्स हो गए. So units for fundamental physical quantities are called fundamental units, and units for all other physical quantities expressed as combination of fundamental units are called derived units. Now unit क्या, देखो old days में क्या था कि unit कोई specify नहीं किया हुआ था. कुछ लोग जो है हैंड के मेजरमेंट को, जो पाम में एक लेंथ है, तो हम लोग कहते थे कि भाई कितने बारी ये पांच बारी में आ रहा है, इसको बित्ते के नाम दिया जाता था हिंदी में, इसको बित्ता कहते हैं, एक बित्ता, दो बित्ता, ऐसे करते हैं. या फिर तुम जो हम लोग पिच, जो लोग क्रिकेट खेलते हैं तो पिच मेजर करते थे, तो वो चल के हम लोग वो अपना लेंथ मेजर करते थे ना, कि इतने स्टेप्स होने चाहिए. यार्ड के जगह हम लोग अपना वॉक करके उसको मेजर करते थे, राइट? अभी भी बच्चे करते हैं, है ना, कि कितना होता है, 32 यार्ड्स होता है, 22 सर. 22 इतना सब बोला, मुझे तो नहीं पता, याद नहीं है, मतलब उस जमाने में किया करते थे. तो टहल के हम लोग वो मेजर करते थे कि पिच का लेंथ कितना होगा, राइट? तो वो सारे जो यूनिट्स, अब कोई मान लो लंबा आदमी आ गया तो उसके हिसाब से पिच का लेंथ बहुत बड़ा हो जाएगा, और कोई बेचारा बौना सा आदमी है तो उसके हिसाब से पिच का लेंथ बहुत छोटा हो गया. तो वो एक फिक्स्ड यूनिट तो नहीं हुआ ना. इट्स नॉट अ स्टैंडर्ड विच कैन बी प्रैक्टिस्ड, राइट? या फिर हम लोग बोलते हैं कि भाई कितना तुमको चाहिए कपड़ा, तो हम लोग मेजर करके बता देते हैं कि 10 लेंथ के हिसाब से, जो हम लोग ये आर्म लेंथ ले लो, या फिर ऐसे ये जो एक बित्ते की बराबर जो लेंथ ले लो, उसके हिसाब से हमने बोल दिया. उस बेचारे दुकानदार ने वो अपने छोटे छोटे हाथ से उसने मेजर कर दिए. तो यू नो देयर इज अ डिफरेंस, राइट? तो इन ओल्ड डेज द स्टैंडर्ड यूनिट्स वेर नॉट कंसिडर्ड while measuring the physical quantities. Instead, length was measured with the help of a hand. But you know, different people, hands are really slightly of different sizes. All hands are of different sizes. So you cannot say कि कौन सा length,
मतलब वो स्टैंडर्ड नहीं हुआ हमारा, जो कि हम लोग कह रहे थे कि यूनिट्स जो है स्टैंडर्ड वैल्यू होना चाहिए एक्सेप्टेड इंटरनेशनली, तो ये एक्सेप्टेड नहीं है इंटरनेशनली। सिमिलरली दूसरा ये जो हम लोग बात कर रहे थे अभी कि कोई बहुत लंबा आदमी है और कोई मोटा सा छोटा सा आदमी है, तो उसके मतलब जो जिसको हम लोग लीग कहते हैं, 1 लीग इज डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर बाय वॉकिंग, तो दोनों का डिस्टेंस कवर्ड विल बी डिफरेंट, राइट? सो अगेन इट कैन नॉट बी अ स्टैंडर्ड विच शुड बी प्रैक्टिस्ड, राइट? सो बट इफ अ वेरी शॉर्ट एंड वेरी tall person walks, this standard will be different for both of these person, the length will be different for both of these person. So the units should have a certain characteristics. इससे हम लोगों ने क्या सीखा कि जो यूनिट्स हम लोग यूज कर रहे हैं उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, राइट? तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसआई यूनिट, जो नॉट एसआई यूनिट्स आई से यूनिट्स, जो स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं वो क्या हैं, वो अभी हम लोग देखेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूनिट, पहला, लेट्स से ये बच्चा ये कह रहा है मेरे पास 100 ग्राम और 200 ग्राम का वेट है, और दूसरा बच्चा कहता है तो मैं अपने हाथी का वेट कैसे मेजर करूंगा 100 ग्राम और 200 ग्राम से, राइट? इट इज नॉट पॉसिबल। तो मतलब वो जो यूनिट है वो ना तो बहुत बड़ा होना चाहिए ना ही बहुत छोटा होना चाहिए। जो चीज को हम लोग मेजर कर रहे हैं उससे बहुत बड़ा ना हो और ना बहुत छोटा हो, राइट? कि हम लोग किलोमीटर के यहाँ से आगरा तक का डिस्टेंस एक स्केल लेते हैं और कहते हैं कि हमने मेजर करना है यहाँ से आगरा तक का डिस्टेंस क्या है। दैट्स नॉट पॉसिबल अगेन, राइट? इट विल टेक सो मच ऑफ टाइम टू मेजर। सो ये पहला कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूनिट है। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूनिट, इट शुड बी ऑफ सुटेबल साइज, दैट इज नाइदर टू लार्ज नॉट टू स्मॉल इन कंपैरिजन टू द क्वांटिटी टू बी मेजर्ड। जिस क्वांटिटी को मेजर करना है, जैसे अगर हम डिस्टेंस यहाँ से आगरा तक का मेजर कर रहे हैं तो उसको सेंटीमीटर स्केल से मेजर नहीं कर सकते हैं। उसी तरह अगर हम लोग एलिफेंट का वेट मेजर करना है तो ग्राम्स में मेजर नहीं कर सकते हैं। तो इट शुड बी ऑफ सुटेबल साइज, नाइदर टू लार्ज नाइदर टू स्मॉल। क्लियर बच्चों? पहला कैरेक्टरिस्टिक क्लियर हो गया सबको। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि a unit should be easily available and reproducible at any place required। हर जगह अवेलेबल होना चाहिए and reproducible at any place required। मतलब अगर ये पेरिस में कोई मेजर कर रहा है और इंडिया में मेजर कर रहा है तो रिप्रोड्यूस कर सके उस यूनिट को। अगर वो डेफिनेशन क्लियर है तो हम लोग रिप्रोड्यूस कर सकते हैं यहाँ पे। थर्ड इज द यूनिट मस्ट बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, मतलब इंटरनेशनली हर जगह एक्सेप्टेड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इंडिया में एक्सेप्टेड है बाहर कहीं और एक्सेप्टेड नहीं, शुड बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। ठीक है? जैसे अगर क्विंटल ऑफ शुगर है तो अगर कोई बोलता है आई वांट 3 क्विंटल्स ऑफ शुगर, देन द अदर पर्सन हु इज सिटिंग ऑन द अदर साइड ऑफ द वर्ल्ड, they should be able to understand what quintal means, right? So it should be internationally or universally accepted. The unit should be internationally or universally accepted. सर आप सेकंड पॉइंट एक बार और बता देंगे, समझ में नहीं आया। Easily available and reproducible at any place required, मतलब कि मान लो मैंने एक डेफिनेशन लिखा कि इरिडियम का एक वायर है। इरिडियम एक मटेरियल होता है, उसका वायर है जो कि हम अगर 25 डिग्री सेल्सियस पे उसको हम लेंथ को मेजर करें, है ना, उस वायर का जो कि पेरिस में रखा हुआ है, राइट? तो वो हमारा 1 मीटर के बराबर है, राइट? तो अब हम लोग क्या करेंगे, उसी इरिडियम का वायर को लेकर आएंगे, उसको 25 डिग्री सेल्सियस पे रखकर हम लोग उसका स्टैंडर्ड यूनिट मानेंगे और उसी के हिसाब से हम लोग सारा मेजरमेंट करेंगे, मतलब मीटर स्केल को डेवलप करेंगे। तो इट इज रिप्रोड्यूसिबल, राइट? इट कैन बी रिप्रोड्यूस्ड एनीवेयर इफ द डेफिनेशन इज फिक्स्ड। तो रिप्रोड्यूसिबल का मतलब ये हुआ। इजीली अवेलेबल मतलब ऐसा चीज ना बोल दें जो कि इंडिया में मिल ही नहीं सकता, ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट? So everywhere it should be available and should be reproducible according to the definition which has been given. Clear? फोर्थ पॉइंट पे आते हैं कि भाई yesterday a kilogram was 1000 gram but today it is only 800 gram। भाई यूनिट टाइम के साथ चेंज नहीं करना चाहिए ना, कल कुछ और हो आज कुछ और बदल के आ जाए तो वो नहीं होना चाहिए, राइट? तो अगला चीज यही है तुमको ध्यान में रखना है कि फिजिकल क्वांटिटी मस्ट बी इनवेरिएबल एंड वेल डिफाइंड।
it should not change with time and from place to place. क्लियर है बच्चों? फिफ्थ वाला आते हैं, it should not change with change in its physical conditions such as temperature, pressure, etc. मतलब कि भाई ठंड में कुछ और मेजरमेंट करें तो कुछ और मेजरमेंट आ जाए और गर्मियों में मेजरमेंट कुछ और आ जाए, तो टेम्परेचर के साथ मेजरमेंट अगर चेंज कर गया तब वो यूनिट तो यूनिट कोई काम का रहा नहीं, राइट? सो यूनिट शुड नॉट बी चेंजिंग विद टाइम और द फिजिकल कंडीशन। तो टाइम के साथ तो हम लोगों ने देख लिया, टाइम के साथ, प्लेस के साथ और फिजिकल कंडीशंस के साथ चेंज नहीं करना चाहिए। दिस इज द फोर्थ एंड द फिफ्थ पॉइंट्स व्हिच वी हैव। क्लियर बच्चों? Yes, sir. sir. Yes, sir. सो अब हम लोग अगर बात करें, प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व्स फर्स्ट इज सिलेक्शन ऑफ यूनिट एंड सेकंड इज टू फाइंड आउट नंबर ऑफ टाइम दैट यूनिट इज कंटेन्ड इन द फिजिकल क्वांटिटी। मान लो मैंने सिलेक्शन सेंटीमीटर किया और हम लोगों ने देखा कि 5 टाइम्स ये इसमें कंटेन हो रहा है, तो मतलब 5 सेंटीमीटर इसका लेंथ हो गया, राइट? सो मेजरमेंट वुड इंक्लूड दीज टू processes, first selection of unit and how many times that unit is being involved inside this, right, is contained in this. Then we can say that what is the length of that, right? So this is the process of measurement. So the result of measurement of a physical quantity is expressed by a number or numerical measure accompanied by a unit. So measurement of a physical quantity is numerical value of a physical quantity into size of its unit. जो भी हम लोग किए भी थे, मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट हम लोग कर रहे थे ना, मैग्नीट्यूड लिखा था और यूनिट किया था, सेम चीज है। Now relation between magnitude and unit of physical quantity. So numerical value expressed on measuring a physical quantity is inversely proportional to its unit. मतलब क्या हुआ इसका कि अगर तुमने मीटर चूज किया है तो जो न्यूमेरिक वैल्यू वहां पे यूज करेंगे दैट विल बी लेस एज कंपेयर टू अगर तुमने सेंटीमीटर चूज किया है। अगर यूनिट सेंटीमीटर चूज किया है तो जो 100 सेंटीमीटर होता है वो 1 मीटर होता है, राइट? तो मतलब सेंटीमीटर बिकॉज स्मॉलर यूनिट है तो नंबर जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो ज्यादा है, और मीटर बिकॉज बड़ा यूनिट है तो उसके साथ जो न्यूमेरिक वैल्यू यूज कर रहे हैं वो छोटा है। तो जो न्यूमेरिक वैल्यू और जो यूनिट का जो साइज है वो क्या होते हैं, आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इज इट क्लियर? नो सर। नहीं है समझ? अच्छा क्षितेश, देखो क्या है कि मैं कह रहा हूं कि कोई भी चीज का इसका जो लेंथ है दिस इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अगर दूसरा यूनिट में बदल लूं मीटर तो इसको ही हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 मीटर लिख सकते हैं। तो इसी लेंथ को हम 100 सेंटीमीटर और 1 मीटर दोनों लिख सकते हैं। तो अगर ये यूनिट स्मॉल है तो जो ये वैल्यू है ये क्या होगा, लार्ज होगा, और जब यूनिट बिग है, लार्ज है, तो जो ये वैल्यू है ये क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। तो ये जो न्यूमेरिक वैल्यू है और ये यूनिट है, व्हाट दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। दैट्स व्हाट आई मीन। क्लियर? यस सर। राइट। तो इससे क्या आता है कि इससे जो तुम्हारा रिलेशन आएगा कि n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2, मीन्स 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, n1 u1 n2 u2। Right. So this relation is very important when you are conversing, when there is a conversion from one unit to other unit, you use this relation to convert it from one unit to other unit. Right? So numerical value obtained on measuring a physical quantity is inversely proportional to its unit, and the numeric value is inversely proportional to the size of the unit, that is n1 into u1 is equal to n2 into u2. So where n1 and n2 are the numeric values and u1 and u2 are the units of the same physical quantity in different systems. एक ही physical quantity का जो length of scale कह रहे हैं, तो ये जो length of rod कह रहे थे उसी का different systems में हम लोग measure करेंगे, तब ये relation valid है। ये नहीं कि एक scale measure कर रहे हैं और दूसरा रोड का लेंथ मेजर कर रहे हैं तब n1 u1 इज n2 u2 नहीं वैलिड होगा। एक ही के मेजरमेंट के लिए हम लोग बात करेंगे तब n1 u1 n2 u2।
Now dash is a standard used for measurement of a physical quantity. What is the standard used for measurement of physical? Unit. Unit. Unit is that. Correct. अब सिस्टम ऑफ यूनिट्स हम लोग अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे. आज का तो क्लास का टाइम हो गया. ठीक है. सो जितना हम लोगों ने किया है उसको मैं शेयर कर दूंगा. तुम लोग रिवाइज कर लेना, एक बार देख लेना उसमें क्या क्या हम लोगों ने किया है. ठीक है. ठीक है बच्चों. यस सर. अब ये जो आईएससी वाले बच्चे हैं वो प्लीज रुक जाएं और बाकी बच्चे जाके दूसरा क्लास ज्वाइन कर सकते हैं. थैंक यू सर. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर. थैंक्स बच्चों. So how many of you are there? Madhav, Arav, Divyansh, Abhiraj, Ira, Uday, Rhythm. 2, 3, 5, 2, 7 बच्चे. और कोई था ना? और कोई बच्चा है जो एब्सेंट है? सर काविन ने सिर्फ मैथ्स लिया. अविन है जो मैथ्स में है. ठीक है. और कोई जो है जो ज्वाइन करना चाह रहा है या फिर कुछ ऐसा? आर्यनन का क्या हुआ? He has joined somewhere else? सर उसने अभी कोई ज्वाइन नहीं किया. लाइक ही इज स्टिल फिगरिंग आउट कि उसे क्या करना है. भाई मतलब मोस्ट प्रोबब्ली ही विल नॉट टेक ट्यूशंस फॉर क्लास 11. ज्ञानी बच्चा है. तो वो एक्चुअली सैट के लिए प्रिपेयर कर रहा है. तो पता नहीं उसने मैं कौन सा पढ़ाऊंगा तो सेट के प्रिपरेशन में रोड़ा थोड़ा ना डालूंगा भाई. अच्छा, सर इसको पहले तो स्टॉप कर दे.